4 फरवरी 2019 सोमवार। इमेजिन आप एक छोटे से गांव के पास वाले घने जंगल के किनारे खड़े हो। सूरज ढल रहा है, पेड़ों के बीच से अजीब सी परछाइयां बन रही है। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज इस शांति को तोड़ देती है। एक लोकल आदमी ने पुलिस को कॉल करके बताया है कि उसने एक परेशान कर देने वाली चीज देखी है। झाड़ियों से निकलता एक कटा हुआ पैर। देख के लगता है कि ये किसी 12-13 साल के लड़के का है। पुलिस वहां पहुंचती है। उनके चेहरे पर घबराहट और टेंशन क्लियर देखा जा सकता है। जल्दी से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और कटे हुए पैर को कस्टडी में लिया जाता है। उनके दिमाग में सवालों की बारिश हो रही होती है। ये किसका पैर हो सकता है? इस कत्ल की क्या वजह हो सकती है? इतनी खौफनाक हरकत कौन करेगा, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जल्दी ही ये पता चलता है कि ये पैर पास के गांव के 12 साल के लड़के मंगेश पाटिल का है, जो 2 दिन से गायब था। ये खबर पूरे गांव में अफरा तफरी मचा देती है। पूरा गांव डर के माहौल में डूब जाता है। माँ अपने बच्चों का घर से निकलना बंद करवा देती है। गांव में तंत्र मंत्र और काला जादू की अफवाहें फैलने लग जाती है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे से मासूम से बच्चे के साथ ये खौफनाक हरकत किसने और क्यों की। एंड आई प्रॉमिस, सच जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव झाड़ी से। और इस कहानी के केंद्र में है एक छोटा सा परिवार जो अपने झोपड़े में शांति से रहता है। इस परिवार में 4 लोग हैं। मंगेश पाटिल, उसकी माँ गीताबाई, उसके पिता दगड़ू पाटिल और उसकी छोटी बहन। मंगेश का परिवार बहुत गरीब है। दगड़ू मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपना परिवार पालता है। गीताबाई घर संभालती है और मंगेश और उसकी बहन दोनों स्कूल जाते हैं। 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन था जब मंगेश पाटिल, जो सिर्फ 12 साल का था, स्कूल से हाफ डे की छुट्टी पाके घर थोड़ा जल्दी आ गया था। उसकी माँ गीताबाई उसे देखकर मुस्कुराई और उसने पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? मंगेश ने जवाब दिया, माँ आज हाफ डे था, मैं बाहर टॉयलेट करने जा रहा हूँ। गांव में आज भी कई लोग टॉयलेट के लिए बाहर ही जाते हैं, तो मंगेश भी अपना बैग घर में छोड़ के निकल गया। गीताबाई ने सोचा कि मंगेश जब वापस आएगा तो उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करके रखेगी। लेकिन वक्त बीतता गया और मंगेश वापस आया ही नहीं। गीताबाई का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, कहाँ रह गया मेरा बेटा? शाम होने लगी थी और सूरज डूब रहा था। दगड़ू भी अपनी मेहनत मजदूरी करके घर लौट आया था। क्या मंगेश अब तक आया नहीं? दगड़ू ने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। गीताबाई ने परेशानी भरी आवाज में कहा, नहीं, अब तक तो नहीं आया। शायद दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। पर जब रात होने लगी और मंगेश का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने गांव वालों से पूछताछ करना शुरू किया। किसी ने भी मंगेश को नहीं देखा था और सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव मिलके मंगेश को गांव भर में और आसपास के जंगलों में ढूंढने लगा, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर कुछ गांव वालों के कहने पे दगड़ू कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गया और उसने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इस तरह एक छोटे से बच्चे का गुम जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने गांव में सबसे पूछताछ की। किसी ने भी मंगेश को दोपहर 2 बजे के बाद नहीं देखा था। पुलिस हैरान थी। एक 12 साल का लड़का आखिर कहाँ गायब हो सकता है? अगर वो 16 साल से ऊपर की उम्र का होता तो पुलिस का ये शक होता कि शायद किसी लड़की के साथ भाग गया होगा।
पर वो सिर्फ 12 साल का था, तो इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। 2 फरवरी की रात और 3 फरवरी भी मंगेश की खोजबीन चलती रही, पर पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। फिर आई 4 फरवरी की सुबह। मंगेश के घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। रिश्तेदार उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, मंगेश जल्दी आ जाएगा, तुम लोग परेशान मत हो। पूरा गांव भी मंगेश को लेकर चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगेश गांव के भजन कीर्तन में बहुत एक्टिव रहता था। बहुत धार्मिक और अच्छा लड़का था वो, और हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। 4 फरवरी की धूप खत्म होने को थी जब गांव के पास के छोटे से जंगल में एक आदमी ने देखा कि झाड़ियों के बीच से एक पैर झांक रहा था। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो सिर्फ एक राइट पैर था, पूरी बॉडी गायब थी। पैर देखकर डर के मारे उसका दिल थम गया। उसने सोचा, कहीं ये मंगेश का तो नहीं। जल्दी से उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जब ये खबर मंगेश के घर वालों तक पहुंची तो उनकी रो रो के हालत खराब हो गई थी। गीताबाई तो ये खबर सुन के बेहोश हो गई। पहले उनके दिल में थोड़ी तो उम्मीद थी कि मंगेश मिल जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट गई थी। अब ये कहना तो मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। हो सकता है कि वो पैर किसी और का हो। पुलिस का दिमाग सन्न रह गया था। अगर एक पैर यहाँ है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स कहाँ होंगे? पुलिस की टीम ने वहां की छानबीन करना चालू की और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल गए, सिवाय सर के, और बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी मंगेश के परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स देख के मंगेश के घर वालों ने कंफर्म कर दिया कि ये उनका ही बेटा मंगेश है। ये सच्चाई सुन के गीताबाई बेहाल हो गई। उनका प्यारा बेटा जो हर भजन कीर्तन में हिस्सा लेता था, अब कभी वापस नहीं आएगा। ये गांव वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। अब यहां पर फिलहाल ये तो क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, इसीलिए अब मंगेश की तलाश तो खत्म हो गई थी। पर अब यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू हुई जिसने इतनी बेरहमी से एक मासूम की जान ली थी। मंगेश की बॉडी की हालत देख के पुलिस का पहला शक तंत्र मंत्र करने वालों पर गया, और गांव वालों का भी यही मानना था कि जिस तरह से बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में बिखेरे गए हैं, ये किसी काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले का काम है। और 2 तारीख को 27 सालों बाद मौनी अमावस्या की भी रात थी, जो काला जादू करने वालों के लिए बलि देने का सही समय होता है। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस समय गांव वालों का भी यही मानना था। पर यह भी तो हो सकता था कि मंगेश को किसी ने फिरौती के लिए किडनैप किया हो, पर इसकी बहुत कम संभावना थी क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था और मंगेश के परिवार की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिलहाल तो कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, पर गांव वालों को पक्का यकीन था कि गांव के आसपास के जंगलों में कोई तांत्रिक घात लगाए बैठा है, और माओ ने डर के मारे अपने बच्चों का घर से निकलना बंद करवा दिया। पुलिस भी पूरी ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी। फिर 13 फरवरी को उन्हें इस केस में पहला क्लू मिला। चाहड़ी गांव के पास के एक बाजार में एक ज्वेलर की दुकान थी, जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें दुकान के सामने वाली सड़क अच्छे से कैप्चर होती थी। 2 फरवरी की दोपहर की फुटेज में एक बुढ़ा भिखारी कई बार सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। वो अपनी पीठ पे एक बड़ा सा बोरा ढो रहा था, जिसमें एक बच्चे की लाश आराम से आ सकती थी, पर उसकी शक्ल फुटेज में क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी। तो पुलिस ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया और उन्होंने उसका स्केच बनवाया और फिर उस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करवाया। पर काफी दिन बीत जाने के बाद भी
कोई भी उस इंसान को पहचान नहीं पा रहा था। उन्होंने चहाड़ी गांव के आसपास रहने वाले सारे तांत्रिकों को भी राउंड अप किया था, पर वहां भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। दिस वॉज अ डेड एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली। अब तक तो वो ये सोच रहे थे कि ये काम किसी बाहर के इंसान ने किया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि घर के अंदर का ही कोई इन्वॉल्व हो। वो मंगेश के घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। फिर वो घर वालों के बारे में गांव में पूछताछ करना चालू करते हैं, और तब उन्हें एक वियर्ड बात पता चलती है। जब दगड़ू सुबह काम पे जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो एक आदमी ऑलमोस्ट रोज उनके घर आता है, जब गीताबाई घर में अकेली होती है। और थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उस आदमी का नाम समाधान पाटिल है। समाधान पाटिल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। आखिर तेरा दगड़ू के घर इतना आना जाना क्यों है? क्या रिश्ता है तेरा उनसे? समाधान ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, अरे सर, मेरे सगे मामा मामी है वो, हम एक ही गांव में रहते हैं, इसीलिए मेरा आना जाना है उनके घर पे। अब बात तो वो सही बोल रहा था, रिश्तेदारी में तो आना जाना लगा रहता है। पर फिर पुलिस ने जोर देके पूछा, पर तू तभी घर में क्यों जाता है जब गीताबाई घर में अकेली होती है, वो भी रोज? ये सुन के समाधान का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा, और पुलिस वाले ने इसको सूंघ लिया और तल्ख अंदाज में उससे पूछा, हमें पता चल चुका है कि मंगेश की हत्या के पीछे तेरा हाथ है, हमारे पास सबूत है, अब इज्जत से बताएगा कि तुझे अपने स्टाइल में पूछें। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। उसने अंधेरे में एक तीर चलाया था, और लकीली वो सही निशाने पे जाके लगा। ये सुन के समाधान के पसीने छूटने लगे और वो नीचे देखने लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वाला अपनी कुर्सी से उठा और उसने उसे खींच के झापड़ मारा, सच बोल नहीं तो और मार खाएगा। समाधान हक्का बक्का रह गया और उसने कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा किया धरा राजेंद्र का है। कौन राजेंद्र? वो मेरा दोस्त है। पुलिस ने राजेंद्र को उसके घर से उठाया और फिर दोनों की साथ में पूछताछ चालू हुई, और फिर जो सच सामने आया उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। समाधान ने बताया कि उसका हमेशा से दगड़ू के घर में आना जाना था और वो पूरे परिवार से बहुत क्लोज था, पर फिर गीताबाई उसे कुछ ना कुछ काम के बहाने तब बुलाती जब कोई घर में नहीं होता। समाधान को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती थी। आखिरकार वो उसकी मामी थी और उन दोनों में अच्छी बातचीत होती थी। पर फिर धीरे धीरे वो करीब आने लगे और फिर उनके बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी समाज उन्हें कभी भी इजाजत नहीं देता। शुरू शुरू में तो उन दोनों को ये सब बहुत अजीब लगता था, पर फिर उन दोनों ने दुनिया और समाज के बारे में सोचना छोड़ दिया और समाधान रोज दगड़ू और बच्चों के घर से निकलने के बाद अपनी मामी से मिलने आने लगा। ये सब कुछ समय तक चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर एक दिन नशे की हालत में उसने ये बात राजेंद्र को बताई। राजेंद्र के मन में ये सुन के काम वासना जाग उठी और उसने समाधान से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तेरी मामी मेरे साथ भी? समाधान ने उसे बोला कि वो गीताबाई से पूछ के बताएगा। उसने गीताबाई से बोला कि उसका दोस्त राजेंद्र उसमें इंटरेस्टेड है। गीताबाई ने थोड़ा सोचा और फिर हाँ बोल दिया। उसके मन में अब सारे इनहिबिशंस खत्म हो चुके थे और अब वो पूरी तरह से अपने वासना के कंट्रोल में थी। एंड नाउ शी स्टार्टेड हैविंग एन इलिसिट अफेयर विद बोथ मैन। कभी वो दोनों से साथ में मिलती और कभी बारी बारी से। वो भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ। 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन था। मंगेश की हाफ डे की छुट्टी थी और वो घर जल्दी आ गया। घर आते ही उसने माँ से बोला,
मैं टॉयलेट के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस बीच राजेंद्र उसके घर आ गया और फिर दोनों अपने काम में लग गए। गीताबाई भूल ही गई कि मंगेश कुछ देर में वापस आ जाएगा। मंगेश टॉयलेट करके घर आया। उसने दरवाजा खोला और अपनी माँ को एक अनजान मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख के चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और मंगेश को देख के गीता और राजेंद्र भी डर गए। अगर गांव वालों को उनके इलिसिट अफेयर के बारे में पता चलता तो वो इन दोनों की खटिया खड़ी कर देते। और इसी घबराहट में राजेंद्र ने जमीन से पड़ा डंडा उठाया और जोर से मंगेश के सिर पे मार दिया। वो चक्कर खा के जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून की तेज धारा बहने लगी एंड सैडली ही डाइड ऑन इम्पैक्ट। समाधान और गीताबाई ने फिर पेशेवर मुजरिमों की तरह उसकी लाश को एक बोरी में डाल दिया, जमीन पे गिरे खून को पानी से साफ किया और फिर लाश को घर के पीछे छुपा दिया। फिर राजेंद्र घर से चला गया और शाम को दगड़ू के आने के पहले समाधान के साथ वापस आया और फिर दोनों ने बाइक पे मंगेश की बोरी में बंद बॉडी को लादा और जंगल ले गए। वहां उन्होंने मंगेश की बॉडी के कई टुकड़े किए और उन्हें जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि बॉडी आसानी से नहीं मिले। पूछताछ के बाद पुलिस ने समाधान और राजेंद्र को हिरासत में ले लिया एंड लेटर दैट डे पुलिस ने गीताबाई को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले सच जान के सत्ते में आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और जिस दिन से मंगेश गायब हुआ था उस दिन से गीताबाई का रो रो के बुरा हाल था, यानी इतने दिन से वो नाटक कर रही थी। दगड़ू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मासूम से बच्चे की मौत में उसकी पत्नी भी शामिल है। ये जान के वो अंदर से टूट गया। शायद अब वो अपनी पूरी जिंदगी इस दर्द और धोखे को नहीं भुला पाएगा। हमारे समाज में एक माँ और बेटे के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है एंड वी ऑल विल एग्री कि कुछ भी हो जाए एक माँ अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर शायद एक हवस में डूबे इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर वो किसी भी हद तक गिरने तैयार हो जाता है। स्टे सेफ और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ।